आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 6। क्या शुरू करेंगे? चैप्टर 6। इस चैप्टर में मेनली हम लोग बात करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये होगा हमारा पार्ट 1। ठीक है, इसके आगे हम लोग बात करेंगे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जितने पार्ट में भी होंगे ये उतने पार्ट में इसको कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे आर्टिकल आर्टिकल 1 to 4 अंडर पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। देखिए, आर्टिकल 1 to 4 ये क्या डील करता है? कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक है, ये क्या डील करता है? ये डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। क्या डील करता है? यूनियन और उसके टेरिटरी के बारे में, आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक। ठीक है, उसके बाद है यूनियन ऑफ द स्टेट। इसमें क्या कहने का मतलब है? इसमें क्या कहता है? आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन ए फेडरेशन ऑफ स्टेट। देखिए, आर्टिकल 1 क्या डिस्क्राइब करता है? आर्टिकल 1 डिस्क्राइब करता है कि इंडिया क्या है? इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो अब हमें डिफरेंस पता करना पड़ेगा कि फेडरेशन ऑफ स्टेट क्या है और यूनियन ऑफ स्टेट क्या है। हमने यहाँ बात तो कर ली कि हाँ, इंडिया क्या है या भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट है। तो बेसिक डिफरेंस इन दोनों में क्या है? जो भी फेडरेशन ऑफ स्टेट, जैसे अमेरिका में क्या है? अमेरिका में यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मीन्स बहुत सारे स्टेट यूनाइटेड होकर के क्या बनाया? अमेरिका को बनाया। तो उसमें क्या है? अमेरिका में क्या है? अमेरिका में फेडरेशन ऑफ स्टेट है। इस फेडरेशन कहने का मतलब है कि उनके स्टेट के बीच में क्या हुआ था? एग्रीमेंट किया गया था। ठीक है, तो वहां पर क्या बना? फेडरेशन ऑफ स्टेट बना। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है या भारत में क्या है कि हमारे यहाँ पर कोई एग्रीमेंट नहीं है किसी भी स्टेट का, किसी भी स्टेट को लेकर के कोई एग्रीमेंट नहीं है। हमारे स्टेट में क्या है या हमारे देश में क्या है? हमारे देश में है कि हम क्या किए हैं, आपस में क्या किए हैं, उनको अपने में मिलाया है। पहले हमारे देश किन किन लोगों से घिरे हुए थे? एक तो प्रिंसली स्टेट थे और ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। ठीक है, कुछ ब्रिटिश प्रोविंसेस थे और कुछ प्रिंसली स्टेट्स। तो इन दोनों को हमने क्या किया है? इन दोनों को हमने आपस में मिलाने का कोशिश किया है। तो हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ से क्या हो सकता है? यहाँ से कोई भी देश ना तो जा सकता है, ठीक है, बिना इंडिया के आदेश के कोई भी कहीं नहीं जा सकता। कोई एग्रीमेंट हमारे बीच में नहीं है, हमारे स्टेट के बीच में नहीं है। तो यही है कि हमारा देश क्या है? हमारा देश यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट है। ठीक है, दिस प्रोविजन डील्स विथ टू थिंग्स। दो चीजों से डील्स करता है। क्या क्या? वन, नेम ऑफ द कंट्री एंड टू, टाइप ऑफ पॉलिटी। ये जो यूनियन ऑफ स्टेट है, ये दो चीजों से डील करता है। क्या क्या? पहला तो नेम ऑफ द कंट्री, देश का क्या नाम होगा, और दूसरा राजनीति क्या होगा देश का, पॉलिटी क्या होगा देश का, ये दूसरी चीज है। ठीक है, देयर वाज नो अनएनिमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विथ रिगार्ड टू द नेम ऑफ द कंट्री। मीन्स कहने का मतलब है कि कोई अनएनिमिटी नहीं था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि देश का नाम क्या होगा। कोई क्या बोल रहा था? कोई बोल रहा था कि भारत होगा, कोई क्या बोल रहा था? सब मेंबर सजेस्टेड द ट्रेडिशनल नेम भारत। कुछ मेंबर ने भारत का नाम सजेस्ट किया, व्हाइल अदर एडवोकेटेड द मॉडर्न नेम इंडिया। जबकि दूसरे ने क्या एडवोकेट किया कि क्या होना चाहिए? देश का नाम इंडिया होना चाहिए, मॉडर्न नेम होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों बातों पे क्या हो गया था? डिबेट होना शुरू हो गया था कि क्या नाम होगा। भारत नाम होगा, किसी ने सजेस्ट किया कि भारत नाम होना चाहिए, और बहुत लोगों ने क्या सजेस्ट किया? इंडिया नाम होना चाहिए। ठीक है, हेंस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड टू अडॉप्ट ए मिक्स ऑफ बोथ, इंडिया दैट इज भारत। इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन दोनों के मिक्स को एक्सेप्ट किया। मीन्स इंडिया जो कि क्या है? भारत है, इंडिया ही भारत है। मीन्स दोनों के मिक्स की चीजों को एडॉप्ट किया, ताकि क्या हो? जो भारत को सजेस्ट कर रहे थे वो भी दुखी ना हो, और जो इंडिया को सजेस्ट कर रहे थे वो भी दुखी ना हो। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया? दोनों के नाम को सजेस्ट कर दिया। ठीक है, सेकेंडली, द कंट्री इज डिस्क्राइब्ड एज यूनियन। दूसरी बात क्या है कि कंट्री क्या डिस्क्राइब हुआ है? यूनियन डिस्क्राइब हुआ है। ऑल्दो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर। जबकि जबकि देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? देश का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल इन स्ट्रक्चर है। फिर भी इस देश का क्या है? फिर भी इस देश को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है? यूनियन की तरह डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट, बी आर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या फ्रेज दिया गया है? यूनियन ऑफ स्टेट दिया गया है।
ठीक है। हैज बीन प्रीफर टू फेडरेशन ऑफ स्टेट फॉर टू रीजन। मीन्स कहने का मतलब है कि यूनियन ऑफ स्टेट के फेडरेशन ऑफ स्टेट के ऊपर यूनियन ऑफ स्टेट को क्यों प्रीफर किया गया। इसके पास दो रीजन है। पहला रीजन क्या है? पहला रीजन है द इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमॉन्ग द स्टेट लाइक द अमेरिकन फेडरेशन। इंडियन फेडरेशन जो है, इंडियन फेडरेशन के पास कोई एग्रीमेंट नहीं है जैसे कि अमेरिकन फेडरेशन के पास है। हमने ये बात पहले कर रखी है कि जो भी चीजें हैं वो क्या है, वो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग है। पर हमारे देश में क्या, हमारे देश में जिस तरीके से अमेरिका में एग्रीमेंट हुआ था उस तरीके से अमेरिकन फेडरेशन में एग्रीमेंट हुआ था, उस तरीके से हमारे देश में एग्रीमेंट का कोई चर्चा नहीं है। ठीक है। दूसरा, एंड टू द स्टेट हैव नो राइट टू सक्सीड सीक्रेट्स फ्रॉम द फेडरेशन। और दूसरा क्या है कि किसी भी स्टेट को ये अधिकार नहीं है कि वो हमारे देश से अलग हो जाए। किसी भी देश को, किसी भी स्टेट को ये अधिकार नहीं है कि वो देश से अलग हो जाए। ठीक है। ये दो कारण हो गए यूनियन ऑफ स्टेट रखने का। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने फ्रेज दिया था यूनियन ऑफ स्टेट का, मतलब दो कारण है। पहला कारण है कि हमने क्या एग्रीमेंट नहीं करा है किसी से। ठीक है। दूसरा कारण है कि ये क्या हो सकता है, यहाँ के स्टेट जो है वो कहीं अलग नहीं हो सकते। ये दो कारण है यूनियन ऑफ स्टेट देने के। ठीक है। द फेडरेशन इज ए यूनियन बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल। फेडरेशन क्या है? फेडरेशन यूनियन है। क्यों यूनियन है? क्योंकि ये इनडिस्ट्रक्टेबल है। मीन्स इसको हम क्या कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, हम एक साथ जोड़े रखते हैं। ठीक है। इसको हम डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं डिस्ट्रक्ट कर सकते? इसलिए डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते क्योंकि क्या बात है, क्योंकि बात यही है कि ये क्या है, ये एक तो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। मीन्स हमने किसी से एग्रीमेंट नहीं करा था कि हाँ चलो हमने 10 साल का एग्रीमेंट कर लिया, 10 साल के बाद आपको हम फ्री कर देंगे। वो इसी कोई एग्रीमेंट वाली बात नहीं हुई थी। बात क्या है, दूसरी बात क्या है, तो पहली बात होगी। दूसरी बात क्या है कि हमारा देश क्या है, हमारे देश से जो भी स्टेट है वो कभी अलग नहीं हो सकते। ये दो कारण है जो कि हमारे हमारे देश को क्या बनाता है, हमारे फेडरेशन को क्या बनाता है, इनडिस्ट्रक्टेबल फेडरेशन बनाता है। ठीक है। The country is an integral whole and divided into different states only for the convenience of administration. देश पूरा को, पूरा देश को अगर अगर मान लीजिए हम अगर स्टेट में इसको नहीं बांटते या फिर स्टेट में अगर हम इसको नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती, बहुत कठिन हो जाती एडमिनिस्ट्रेट करना। इतने बड़े देश को, इतने बड़े पॉपुलेशन को एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत मुश्किल हो जाती। इसलिए हमने अपने अकॉर्डिंग से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से क्या किया, इसको क्या कर दिया, इसको हमने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको अलग अलग स्टेट में डिवाइड कर दिया ताकि क्या हो सके, हम उसके ऊपर अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, अच्छे तरीके से चीज़ों को चला सके। अब हमारे पास इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन में क्या है कि हम किसी पे ध्यान दे पाएंगे, किसी पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसीलिए क्या किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने या फिर जो भी यूनियन या स्टेट बने उसने, उन्होंने क्या किया कि इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, अलग अलग बाउंड्रीज में डिवाइड कर दिया ताकि वो क्या हो सके, वो अच्छी तरीके से एडमिनिस्टर हो सके। ये बात कही गई है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। टेरिटरी ऑफ इंडिया को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। किसमें, किस में? पहला है टेरिटरी ऑफ द स्टेट, स्टेट का टेरिटरी, पहली बात होगी। दूसरी बात होगी यूनियन टेरिटरीज, और तीसरी बात होगी टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। और वो टेरिटरी, पहला तो है टेरिटरी ऑफ स्टेट, दूसरा यूनियन टेरिटरीज, और तीसरा टेरिटरी ऑफ द टेरिटरी टू बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर। भविष्य में जो भी टेरिटरी एक्वायर्ड होगा वो किस में आएगा, वो हमारा आर्टिकल 1 में आएगा। वो किस में आएगा, आर्टिकल 1 में आएगा। ठीक है। उसके बाद द नेम्स ऑफ द स्टेट and union territories and their territorial extent are mentioned in the first schedule of the constitution. Name of the state, यूनियन टेरिटरीज और उसका टेरिटोरियल एक्सटेंट, वो कहाँ तक एक्सटेंड होगा, ये किस में एक्सटेंड किया गया है, ये आपको मेंशन किया गया है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में इसको मेंशन किया गया है। क्या क्या? नेम ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरीज और देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट, उसका एक्सटेंट कहाँ तक है, इसको कहाँ तक चीजें गई है। तो इन चीजों को किसमें मेंशन किया गया है, फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया गया है। एट प्रेजेंट देयर आर 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। अभी के टाइम पे, फिलहाल के टाइम पे
28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, the provision of the constitutions pertaining to the state are applicable to all the state in the same manner। मीन्स जो भी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीजें सेम मैनर, एकदम सेम टू सेम हर एक स्टेट पर अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट को, कुछ कुछ स्टेट के स्पेशल प्रोविजन है, लेकिन लगभग लगभग क्या है, उसी मैनर से क्या करना है, उसको अप्लाई करना है। ठीक है, हाउएवर द स्पेशल प्रोविजन, अब देखिए कुछ कुछ स्पेशल प्रोविजन है, जैसे अंडर पार्ट 21 क्या क्या प्रोविजन है, अप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब किसके 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 लिए एप्लीकेबल है स्पेशल प्रोविजन? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। किसके लिए? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड कर्नाटक। इसके लिए क्या है, इसके लिए ये स्पेशल प्रोविजन है। और जो इसके अलावा जो स्टेट बच गए उसके लिए क्या है, उसके लिए जनरल प्रोविजन है रिलेटिंग टू द स्टेट एज ए क्लास। इनके लिए क्या है, इन जो भी स्टेट का हमने नाम लिया, क्या क्या स्टेट है, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तेलंगाना हो गया, सिक्किम हो गया, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, ये सब क्या है, इसके पास स्पेशल प्रोविजन है। और इसके अलावा जो स्टेट बच गए उनके पास जनरल प्रोविजन है। ठीक है, फर्दर द फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल कंटेन्स सेपरेट प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया विद इन द स्टेट। देखिए अब क्या बात होगी, इसके आगे की बात क्या है कि जो भी फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल है उसके पास सेपरेट प्रोविजन है। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में जो फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल है उसमें सेपरेट प्रोविजन है, किसके लिए, शेड्यूल्ड एरिया के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया के लिए। जिस स्टेट में, उस स्टेट में मान लिया जाए कोई शेड्यूल्ड एरिया है या ट्राइबल एरिया है, उसके लिए क्या कर दिया गया है, अलग से क्या कर दिया गया, शेड्यूल्ड बना दिया गया है, अलग से शेड्यूल्स बना दिया गया है, जैसे फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल। ठीक है, उसको वो फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल क्या करेगा, इन जगह पे इन एरिया को क्या करेगा, स्पेशल चीजें प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, नोटेबली द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज ए वाइडर एक्सप्रेशन देन द यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए बात क्या हुई यहाँ कि हम बात कर रहे हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया, ये दो चीजों की बात कर रहे हैं। अब टेरिटरी ऑफ इंडिया का क्या मतलब है और यूनियन ऑफ इंडिया का क्या मतलब है? देखिए टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब है, ये ब्रॉडर टर्म है। टेरिटरी का क्या मतलब है, ये ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, अब ब्रॉडर टर्म का क्या मतलब है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या इंक्लूड होता है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में इंक्लूड होता है आपका यूनियन टेरिटरीज and territories that may be acquired by the government of India at any future time। मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या एक्वायर होता है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में आपका क्या क्या मिलता है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में मिलता है यूनियन टेरिटरी, और जो भी टेरिटरी फ्यूचर में एक्वायर होगा वो सारा चीज कौन इंक्लूड करेगा, टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये टेरिटरी ऑफ इंडिया का टर्म है, मीन्स ये ब्रॉडर टर्म को हम लोग बोलते हैं। लेकिन उसके बाद यूनियन ऑफ इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ इंडिया है because the latter includes only states while the former includes not only the state but also, means यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब है कि सिर्फ स्टेट है ये, यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब है कि सिर्फ ये स्टेट है, और टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब है कि यूनियन टेरिटरीज भी, और जो भविष्य में इंडिया एक्वायर करेगा स्टेट, या जो भी लैंड को एक्वायर करेगा वो सबको इंक्लूड करेगा टेरिटरी ऑफ इंडिया। समझ में आ गई यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या डिफरेंस है? ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद द स्टेट आर द मेंबर्स ऑफ फेडरल सिस्टम एंड शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स विद द सेंटर। स्टेट क्या है, फेडरल सिस्टम का मेंबर है और सेंटर के साथ अपना पावर को शेयर करता है। ठीक, ये हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे इन चीजों को, लेकिन अभी मोटा मोटा बात यही है कि स्टेट क्या करता है, सेंटर के साथ पावर को शेयर करता है और एक साथ मिलकर के फेडरल सिस्टम का मेंबर है। ठीक है, उसके बाद द यूनियन टेरिटरीज and the acquired territory on the other hand are directly administered by the central government। यूनियन टेरिटरी और जो भी टेरिटरी एक्वायर किया गया है, यूनियन टेरिटरी और जो भी टेरिटरी एक्वायर किया गया है दूसरे जगह से, उसको कौन एडमिनिस्टर करेगा, उसको एडमिनिस्टर करेगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कुछ भी चीजें नहीं होनी चाहिए। कुछ कुछ चीजें अभी के टाइम पे कुछ कुछ चीजें हो गई है, लेकिन क्या है उस टाइम पे क्या था, यूनियन टेरिटरी और जो भी टेरिटरी एक्वायर किया गया है अदर स्टेट, अदर जगह से, फॉरेन जगह से, तो उसको कौन एडमिनिस्टर करेगा, उसको मेनली एडमिनिस्टर करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, बीइंग ए सोवरेन स्टेट
एक सोवरेन स्टेट होने के नाते क्या है, एक सोवरेन स्टेट होने के नाते इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरी अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल लॉ। सोवरेन स्टेट होने के नाते हमने सोवरेनिटी पढ़ा था, प्रियम्बल ऑफ द स्टेट में हमने पढ़ा था सोवरेनिटी क्या होता है, ठीक है। तो सोवरेन स्टेट होने के नाते क्या है, इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया एक्वायर कर सकता है क्या चीज, लैंड एक्वायर कर सकता है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इंडिया क्या कर सकते हैं, लैंड को एक्वायर कर सकते हैं या किसी भी स्टेट को एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सीजेशन, अब सीजेशन कैसे होगा, सीजेशन होगा आपका जैसे ट्रीटी के रूप में, या किसी चीज को हमने खरीद लिया, किसी ने गिफ्ट कर दिया, किसी ने लीज पे दे दिया और किसी ने प्लेबिसाइड कर दिया। तो इन चीजों पे क्या कर सकते हैं, इन चीजों पे इंडिया क्या कर सकता है, उन चीजों को एक्वायर कर सकता है। इन चीजों पे इंडिया क्या कर सकता है, उन चीजों को एक्वायर कर सकता है। पहली तो ये बात होगी एक्वायर करने की। दूसरी बात क्या है, ऑक्यूपेशन के आधार पे, मीन्स जो भी अनऑक्युपाइड है, जो भी अभी भी अगर कुछ चीजें अगर अनऑक्युपाइड है तो क्या हो गया, अभी भी अगर कुछ चीजें अनऑक्युपाइड है तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, उसमें क्या कर सकते हैं कि वो जो रिकॉग्नाइज रूलर से अनऑक्युपाइड है उसको क्या कर सकते हैं हम अपनी तरफ में ला सकते हैं। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात होगी कॉन्क्वेस्ट और चौथी बात होगी सब्जुगेशन। ये चार मेथड से हम क्या कर सकते हैं, ये किसका बनाया हुआ, ये इंडिया का बनाया हुआ नहीं है, ये इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग है। इंटरनेशनली जो लोग हैं वो भी इसी तरीके से एक्वायर करते हैं स्टेट को या किसी भी कंट्री को, इसी तरीके से एक्वायर करते हैं। तो कहने का मतलब है, ये कहने का मतलब है कि इंडिया भी इस तरीके से एक्वायर चीजों को कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एक्वायर्ड सेवरल फॉरेन टेरिटरीज सच एज दादरा एंड नगर हवेली। इंडिया ने बहुत सारे क्या किया, फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर किया, जैसे दादर एंड नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, सिक्किम, सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से इतनी चीजों को क्या कर रखा है, इंडिया ने एक्वायर कर रखा है, ठीक है। द एक्वाजिशन ऑफ दिस टेरिटरीज इज डिस्कस लेटर इन दिस चैप्टर। बाद में इसके बारे में हम लोग आगे क्या करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 empowers द पार्लियामेंट टू एडमिट इट द यूनियन ऑफ इंडिया और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। देखिए आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 कहता है पार्लियामेंट को कि इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया किसी भी स्टेट को क्या कर सकता है, किसी भी स्टेट को क्या कर सकता है, इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया किसी भी स्टेट को एडमिट कर सकता है कि वो क्या है, वो यूनियन ऑफ इंडिया है, मीन्स वो इंडिया का यूनियन है। और दूसरा क्या कर सकता है, इस्टेब्लिश कर सकता है न्यू स्टेट को अपने टर्म और कंडीशन पे। मीन्स देखिए आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में यही अंतर है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में यही अंतर है। आर्टिकल 2 क्या है, अनरिकॉग्नाइज्ड, मीन्स वो स्टेट पहले से रिकॉग्नाइज नहीं है या वो स्टेट पहले से इस्टेब्लिश्ड नहीं है। लेकिन आर्टिकल 3 क्या कहता है, आर्टिकल 3 कहता है कि वो स्टेट पहले से रिकॉग्नाइज्ड है, वो स्टेट पहले से इस्टेब्लिश्ड है। हम उसके क्या कर रहे हैं, उसके बाउंड्री को चेंज कर रहे हैं, हम उसके हम उसके पॉपुलेशन को चेंज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम आर्टिकल 3 में देखते हैं। और आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 कहता है ये भी उसी चीज को दर्शाता है, क्या ये भी क्या करता है, ये भी पार्लियामेंट को, आर्टिकल 2 भी पार्लियामेंट को कहता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप नया स्टेट इस्टेब्लिश कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, आप एडमिट कर सकते हैं कि ये यूनियन ऑफ स्टेट है या ये यूनियन ऑफ इंडिया है। आप क्या कर सकते हैं, आप एडमिट कर सकते हैं ये यूनियन ऑफ इंडिया है। ठीक, आई बात समझ में। जो चीजें पहले से स्टेब्लिश नहीं है उसको हम आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग स्टेब्लिश करवाते हैं, और जो चीजें पहले से स्टेब्लिश है और हम उसमें से अगर कुछ नई चीजें निकालना चाहते हैं या नई चीजें स्टेब्लिश करना चाहते हैं तो वो क्या है, वो आर्टिकल 3 है, ठीक है। ये है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में डिफरेंस, ठीक है। दस आर्टिकल 2 ग्रांट्स टू पावर्स टू द पार्लियामेंट। इसलिए आर्टिकल 2 क्या करता है, दो पावर देता है पार्लियामेंट को। क्या क्या पावर देता है, द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट। ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि आप क्या कर सकते हैं, आप एडमिट कर सकते हैं कि हाँ ये क्या है, ये स्टेट क्या है, यूनियन ऑफ इंडिया है। आप ये बात को एडमिट कर सकते हैं, ये पार्लियामेंट को आर्टिकल 2 पावर देता है, ठीक है। दूसरा पावर क्या देता है, द पावर टू इस्टेब्लिश न्यू स्टेट। दूसरा पावर क्या देता है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को आर्टिकल 2, आप क्या कर सकते हैं, आप नया स्टेट को क्या कर सकते हैं, स्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है।
द फर्स्ट रेफर्स टू द एडमिशन ऑफ स्टेट्स विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। पहला क्या है, पहला क्या रेफर करता है कि उस स्टेट को एडमिशन देना है जो कि पहले से एग्जिस्ट नहीं करता। द फर्स्ट रेफर्स टू द एडमिशन ऑफ स्टेट्स विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस while the second refers to the establishment of states which were not in existence before। ठीक है, पहला क्या है कि स्टेट तो है पहले से, वो पहले से स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको एक्वायर कर रहे हैं। हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको यूनियन ऑफ इंडिया में एक्वायर कर रहे हैं। पहले से वो स्टेट है, मान लीजिए हमारे बगल में पाकिस्तान है या हमारे बगल में बांग्लादेश है। अब हम क्या कर रहे हैं, वो पहले से स्टेट तो है, पहले से स्टेट तो है, लेकिन क्या है, वो हमारा स्टेट नहीं है। लेकिन अगर आर्टिकल 2 देखा जाए या पार्लियामेंट ये पावर देता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप बांग्लादेश को अपने यूनियन ऑफ इंडिया में एडमिशन दे सकते हैं। ठीक है, ये बात होगी। दूसरी बात क्या होगी कि जो पहले से स्टेट हैं, दूसरा चीजें क्या है, दूसरी बात क्या करता है, दूसरी पावर क्या कहता है, दूसरी पावर ये कहता है कि जो चीजें पहले से एग्जिस्ट नहीं करती, कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी हम उस स्टेट को बनाना चाहते हैं, हम नया स्टेट बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पावर देता है। पहला क्या है, while the second refers to the establishment of state which were not in existence before। ऐसे स्टेट को एग्जिस्ट में लाएंगे जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, ऐसे स्टेट को स्टेब्लिश करेंगे जो कि पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था। नोटेबली आर्टिकल 2 रिलेट्स टू द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। इसलिए आर्टिकल 2 क्या कहता है, और उसी बात पे मांगे ना, हमने पहले ही चर्चा किया था। आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 कहता है, उस बात से रिलेट करता है कि उस स्टेट को एडमिशन देना है या उसको इस्टेब्लिशमेंट देना है जो कि पहले से यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, उस स्टेट को एडमिशन देना है। ठीक है, ये बात होगी, हमने पहले भी ये बातें कर रखी थी। ठीक है, आर्टिकल 3 ऑन द अदर हैंड रिलेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ और चेंज इन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए, यही बात हमने पहले करा था कि आर्टिकल 2 क्या कहता है और आर्टिकल 3 क्या कहता है। आर्टिकल 3 कहता है कि जो चीजें पहले से एग्जिस्ट कर रही थी उसको हमने क्या किया, उसको हमने बाउंड्री चेंज करके या बाउंड्री इधर से उधर करके क्या कर दिया, उसको नया स्टेट बना दिया। ये आर्टिकल 3 का काम है। आर्टिकल 2 का काम क्या है, पहले से कुछ चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी क्या हुआ है, उसको हमने एग्जिस्ट करवाया है, स्टेब्लिश करवाया है। ठीक है, ये आर्टिकल 2 कहता है। इन अदर वर्ड्स आर्टिकल 3 डील्स विद द इंटरनल रीएडजस्टमेंट। अदर वर्ड में हम क्या कर सकते हैं कि आर्टिकल 3 क्या करता है, इंटरनल रीएडजस्टमेंट, कि हमारे पास जो भी स्टेट है हम उसी, देखिए अभी जैसे तेलंगाना हमने 2019 में किया, 2014 में, सॉरी 19 में नहीं, 2014 में स्टेब्लिश हुआ तेलंगाना। तो क्या हुआ, तेलंगाना जब स्टेब्लिश हुआ तो वो क्या हुआ, वो धीरे धीरे जो स्टेट था हमारे पास उसी स्टेट में से वो अलग स्टेट बन गया। ठीक है, तो ये आर्टिकल 3 का काम है, ये आर्टिकल 2 का काम नहीं है। इसलिए ये क्या है, इंटरनल रीएडजस्टमेंट है। ठीक है, ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। और जो इंटरनल रीएडजस्टमेंट करके हमने क्या कर दिया, हमने यूनियन ऑफ इंडिया में उसको कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, ये बात होगी हमारी आर्टिकल 2 और आर्टिकल, मेनली आर्टिकल 2 की बात हुई है, आगे हम लोग आर्टिकल 3 की बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आज का लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए क्योंकि अभी पार्ट वाइज इसको और भी करना है, तो इसलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच।